ने मेरे साथ कई साल पहले जो है हमारी एक परियोजना थी जिसमें उन्होंने काम किया था और वो गाँव में ही रहा करती थी और गाँव में रहकर जो है वहाँ के लोगों के साथ जो है प्रभा काम करती थी और मुझे याद है जब मैं एक अपनी फील्ड विज़िट के लिए गया, जब मेरी प्रभा से मुलाकात हुई और मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ गाँव में क्यों रह रही हैं? आप हो सकता है कि किसी बेहतर जगह पे रह पाएँ और बेहतर अकोमोडेशन पे। तो जो कि उनके पास ऑप्शन था रहने का, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं सर गाँव के लोग जो हैं जिस परिस्थिति में रहते हैं, अगर हम उस परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तो शायद हम उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो मैं प्रभा से बहुत प्रभावित रहा और मेरी जो टीम में लगभग 70-80 लोग रहे होंगे, उनमें से अगर सबसे बहादुर लड़की कहा जाए तो प्रभा हैं और मैं इनकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके काम की, इनकी बहादुरी की। तो मुझे लगा कि प्रभा जैसी बहादुर लड़की की कहानी आप सबको भी पता होनी चाहिए। तो और वो भी प्रभा की ज़ुबानी कि किस तरीके से वो अभी काम करती हैं, किस तरीके से एक साधारण परिवार के पृष्ठभूमि से आकर वो अभी जो है इंदौर में शहरी आजीविका मिशन की मिशन मैनेजर हैं और बहुत सारी तमाम और महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। तो प्रभा आपसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा आपकी पृष्ठभूमि के बारे में और कैसे जो है आपने ये सोचा कि आप शुरुआती दौर में गाँव में रहकर ही काम करेंगी। तो थोड़ा आप बताइए उसके बारे में? थैंक यू सर। पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। माय फादर वाज़ अ लेबर और वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन पेरेंट्स ने चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ें और मैंने उस बात को बहुत सीरियसली लेके अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया। मेरा स्कूलिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है जिसका नाम भिंड है। चूँकि भिंड कुछ अलग तरीकों से फ़ेमस था, लेकिन अभी उसकी छवि थोड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे मौका मिला अपने हायर एजुकेशन को इंदौर में पूरा करने का, जहाँ से मुझे समाज कार्य में मेरी रुचि बचपन से ही थी। नेशनल सर्विस स्कीम में मैं काफ़ी सेवाएँ देती थी। फिर इंदौर आके मुझे पता चला कि समाज कार्य में भी पढ़ाई की जा सकती है। कार्य शुरू हुआ। तो जब मेरा मास्टर्स पास आउट हुआ, तो उसके बाद मुझे मौका मिला खंडवा में काम करने का, जहाँ पर मुझे वहाँ की कुछ 15 गाँव में काम करना था। एक सेंटर हमने बनाया था जिसका नाम था देवली। चूँकि मैं जिस ज़िले से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे ट्राइबल्स 0% है, तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं आदिवासियों के साथ में रह के और ग्रामीण परिवेश को समझूँ कि ग्रामीण किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं और किस तरह से वो अपनी कस्टम्स और कल्चर को फॉलो करते हैं, उसे जानने में मेरी काफ़ी रुचि थी। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं गाँव में रह के ही उनकी समस्याओं को समझूँगी और उनकी जो भी सहायता हो सकी उसको करूँगी। इस कारण से मैंने चुना कि मैं गाँव में रहूँ और उनके साथ काम करूँ। क्योंकि ग्रामीण जब रहते हैं तो वो बहुत छोटी-छोटी आवश्यकताओं में ही अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन करते हैं और खुश रहते हैं, जो कि शहरों में स्वतः हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वही सब प्रेरणा वहाँ से बहुत चीज़ें मैंने सीखी, लोग कैसे काम करते हैं, खेतों में कैसे काम करते हैं, उनके रीति-रिवाज क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और वो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ था, जिसके बाद में बस आगे ही बढ़ती गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। बहुत अच्छा प्रभा। तो प्रभा अभी जो आप अपना काम कर रहे हो अभी जो आप शहरी आजीविका मिशन के साथ जुड़े हुए हो, यहाँ पे जी। आप महिलाओं के साथ क्या काम कर रहे हो? देखिए, वैसे तो चूँकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, तो ज़्यादातर मेरी गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक कैसे पहुँचाई जाएँ, ये मेरा पर्पज़ रहता है। तो जित ज़्यादातर सरकारी योजनाएँ जो है ना वंचित वर्ग और गरीब परिवारों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि महिलाएँ चूँकि हमारे देश का 50% ऑलमोस्ट है सरकारी योजना से जुड़ूँ और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको सक्षम बनाऊँ, ताकि वो अपने परिवार की सहायता कर सकें, कंधे से कंधा मिला के चल सकें और हर संभव, हर परिस्थिति में वो अपना परिवार का साथ दें, समाज का विकास करें, ये मेरा उद्देश्य रहता है।
कई बार ऐसी भी अड़चने आती हैं कि कुछ ऐसी महिला आ जाए जो हमारी किसी सरकारी योजना की में योग्यता ही नहीं रखती है, लेकिन वो दिख रहा है कि मुझे बहुत गरीब है या उसको आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों की मदद भी मैं खुद उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके करती हूँ जहां तक भी संभव होता है। तो मेरा उद्देश्य बस ये है कि महिलाएं आगे बढ़े और समाज में बराबरी का हिस्सेदारी उनको मिले और बराबरी की सहायता करे समाज को लेकर। बहुत अच्छा कहा प्रभा आपने कि आपका उद्देश्य है कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ें। मेरा ये मान आपसे पूछना है कि आपने तो आदिवासी समुदाय के साथ भी काम किया, अभी शहरी जो गरीब महिलाएं हैं उनके साथ भी काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, और आप खुद भी एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, तो क्या कारण है कि जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है, खासकर वो महिलाएं जो बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं? तो आपको क्या लगता है क्या कारण है और उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक सामाजिक जो कुछ सामाजिक कुछ क्राइटेरियाज जो बनाए गए हैं और या फिर कुछ बंधन हम कह सकते हैं, उसके कारण से महिलाओं में थोड़ा हेजिटेशन है। लेकिन अब लगातार वो हेजिटेशन कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सरकार के माध्यम से, कई सारे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, तो महिलाएं अब संभवतः आगे बढ़ ही रही है। लेकिन ये जो रेशो है वो काफी कम है, ग्रामीण स्तर तक अभी भी महिलाएं या लड़कियां बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो मेरा इसमें यही है कि उनको जितना ज्यादा मोटिवेट किया जा सके, उनकी फैमिलीज को मोटिवेट किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिलवाई जाए, तो ये संभव है कि हमारे देश की और हमारी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी आगे आ सकती है। एक अच्छा कहा आपने प्रभा कि महिलाओं को अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, और क्या होता है जैसे अभी आपने बताया कि आपने मास्टर्स डिग्री किया, उसके बाद आपको अपॉर्च्युनिटी मिली काम करने की। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि महिलाओं को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पा रहा है? क्या उनको पता नहीं है? बिकॉज़ अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। हम लोगों ने साथ में काम भी किया है, देखा भी है कि कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, उन तक जानकारी नहीं पहुँच रही है, या कोई और भी कोई कारण है कि उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पा रही? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जानकारी का तो अभाव है ही क्योंकि कुछ सर्टेन प्लेसेस पे लाइक जैसे अर्बन एरिया की बात करें तो लोग अवेयर हैं, वहाँ पर महिलाएँ अभी अपॉर्च्युनिटीज़ को अच्छे से ले रही हैं। लेकिन ग्रामीण में आज भी चीज़ें उतनी सरल नहीं हैं, जितना प्रचार-प्रसार हमें सरकार के माध्यम से करना चाहिए, उतना मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने महसूस किया है। और इसके साथ ही महिलाओं को जो है परिवार की तरफ से भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ तो इट्स बिकॉज़ माय फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और वो चाहते थे कि मैं हर जगह पार्टिसिपेट करूँ। तो मैं हर परिवार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कों को एक तरह का माहौल मिलता है, वो बाहर जाना, बाहर निकलना, बातें करना, वो सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। लेकिन लड़कियों को कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब बाउंडेशंस होती है कि आपको यहाँ नहीं जाना है, तो वो नॉलेज गेन नहीं कर पाती हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके परिवार को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डराने की बजाय। तो प्रभा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तो जानकारी जो है सरकार को भी और मजबूत तरीका अपनाना चाहिए। अभी भी वो सरकार कर रही है, बट और मजबूत तरीका अपनाना चाहिए। बट जो सबसे ज़रूरी है कि जो परिवार का सपोर्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर परिवार अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए या फिर जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसके लिए बढ़ावा दे, तो हम एक नहीं हज़ारों प्रभा, लाखों प्रभा को देख सकते हैं। प्रभा, अब आते हैं थोड़ा-सा आपके बारे में बातचीत करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अकेले गाँव में रह पाना, या एक नए जगह पे रह पाना, चाहे हम पुरुष हों, महिला हों, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। डर तो एक चैलेंज होता है कहीं न कहीं दिमाग के अंदर, ठीक है। अ, उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे सुविधाओं का अभाव होता है, साफ पानी शायद नहीं मिले, सही समय पे शायद डॉक्टर नहीं मिले, आप जिस तरीके के खान-पान खाना चाहते हो, शायद उस तरह का खान-पान नहीं मिले। तो आपको कभी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा, या आपको लगा कि नहीं,
जो है ज़िंदगी मैं इसको बेहतर तरीके से जी रही हूँ। कैसा रहा आपका मतलब और जब मैं आप मेरे को याद है जब मैं फील्ड विज़िट के लिए जाता था और मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता था कि कैसे ये इतनी मजबूती से खड़ी है और जभी भी आप लोगों के साथ रिव्यू मीटिंग्स या हमारी ये डिस्कशंस होते थे, तो इस बात को मैं रखने की बार-बार कोशिश भी करता था। तो आप बताइए कि कैसा मतलब वो क्या मजबूती है या आपको लगा कि नहीं-नहीं ये परेशानी वाला चीज़ है? कैसा रहा आपका वो सोच उस दौरान? जो मानसिक स्थिति थी वो कितनी मजबूत थी? किस तरीके से आपने चीज़ों को जो है आगे लेके गईं? और मैं ये भी सोचता हूँ कि आज भी आपको कहीं न कहीं शहर में भी होता है कि हम किसी शहर में प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अ, वहाँ पे भी कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो या मजबूती से इनको चैलेंजेस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हो? देखिए सर, चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में आते हैं और मुझे मेरी लाइफ में भी आते हैं चैलेंजेस। लेकिन मेरे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सेल्फ मोटिवेशन। मैं हमेशा से सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे कोई चैलेंज सामने आया, मैं थोड़ी देर के लिए, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम थोड़ी देर के लिए डगमगा भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, स्ट्रेस भी दुखी होते हैं। लेकिन विद इन अ सेकंड मेरे अंदर बाय गॉड ग्रेस वो कोई पावर, कोई शक्ति होगी जिसे मैं मानती हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि ये कोई समस्या है, जस्ट थोड़ी देर में एक क्लिक होता है दिमाग पे, नहीं इस समस्या का सॉल्यूशन है और हम इसे समाधान कर लेंगे। और रही बात ग्रामीण परिवेश में रहने की, किसी भी शहर में एडजस्ट करने की, मुझे लगता है आपको तो पता ही है, मैं पहले खंडवा फिर राजस्थान में गई। चूँकि मैं मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती थी, राजस्थान की धौलपुर में भी मैंने काम किया, सवाई माधोपुर, सब बोलते बहुत डेंजर प्लेसेस हैं, यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं, इस तरह की बातें भी मैं उस टाइम पे सुनती थी। पर क्या है कि जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और पॉजिटिव हैं लाइफ में, तो आपके सामने नेगेटिविटी भी एक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत होती है और वही आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो मेरा बेस यही है कि जब भी आपको लगे कि आप अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो एक बार अपने आप से बात करें कि सिर्फ़ यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए इतने रास्ते मिलेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ। बहुत अच्छा प्रभाव मतलब मेरे जो है शरीर में एक एनर्जी आ जा रही है आपकी पॉजिटिव बातों को सुनकर और मुझे लगता है बाकी सारे लोगों के भी अंदर आपने एक एनर्जी पैदा कर दी है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी जो है पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। वो बहुत मायने रखता है और आई थिंक ये सबसे अहम कड़ी है जो किसी भी स्थिति से आपको बाहर निकाल सकती है। निकाल सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास सिचुएशन आई, हमें लगता है कि हम जो है उससे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं, रेदर दैन कि बिल्कुल। जो हम उसको पॉज़िटिव वे में लें। अच्छा प्रभा ये बताइए कि अभी जो आपका काम है महिलाओं के साथ, तो उसमें किस तरह का काम आप महिलाओं के साथ आप लोग करते हैं? उनके विकास के लिए देखिए, जो मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट स्पेशली जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली काम करते हैं। तो उसमें परिवार को पूर्ण रूप से कैसे सक्षम बनाया जाए इस पे हम काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों का गठन करना है। तो स्वयं सहायता समूह का जब गठन हम करते हैं तो परिवार की महिलाओं को जोड़ के उनको कैसे वित्तीय सहायता प्रदान करके बैंकों के माध्यम से, और उनको कोई एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवाते ताकि वो अपने इनकम का सोर्स डेवलप कर सके। सिमिलरली उनके बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके गवर्नमेंट के माध्यम से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, ये हमारा पर्पज़ है थ्रू द प्रोग्राम। और सेम उनके हस्बैंड्स अगर कोई काम करना चाहते तो उनको भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट प्रदान करके छोटे-मोटे बिज़नेस के लिए प्रमोट करते हैं। तो ये पूरा एक हमारी उसका मेन पर्पज़ है कि पूरी फैमिली को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकें और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध करा सकें। तो ये प्रोग्राम का जनरली उद्देश्य है। तो अभी कितनी महिलाओं के साथ आप लोग काम कर रहे होंगे प्रभा? अभी इंदौर नगर निगम क्षेत्र की बात करूँ मैं तो साढ़े 7,000 महिलाएँ जो है कि हमारे
7,500 समूहों को हम बना चुके हैं। अगर एक समूह में 11 महिलाएं होती तो लगभग 70,000 महिलाएं जो है हमारे समूह के माध्यम से जुड़ के काम कर रही हैं। और अच्छी बात है कि अच्छे समूह हैं, अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीजें बना रहे हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली में हमारा एक एसएचजी जो ट्रेड फेयर हुआ था उसमें अभी अच्छा प्रदर्शन करके आया है। तो इस तरह से महिलाओं को काफी पहचान भी मिल रही है। और इन महिलाओं को आजीविका के अलावा जैसे अ, बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि महिलाएँ जो हैं वो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं लेकिन उनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनके पास बैंक खाते नहीं हैं। तो आप लोग इस पे भी कुछ काम करते हो कि उनकी बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ देखिए, जाए? मैं इंदौर की बात करूँ या नगर निगम की बात करूँ तो हमारा फर्स्ट स्टेज यही होता है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, बैंक अकाउंटिंग प्रोवाइड करना, बैंक के साथ में लेन-देन कैसे करना, ये हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग होता है। उसके बाद ही हम एसएचजीज़ को फाइनल स्टेज में फॉर्मेशन में लेके जाते हैं। तो इंदौर में आप देखेंगे कि एक एसएचजी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अकाउंट ओपनिंग के बारे में ना पता हो, पैसे कैसे जमा करना है या बैंकर से कैसे बातचीत करनी है, लोन कैसे रिपे करना है, आपस में कैसे लेन-देन करना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेसिक ट्रेनिंग में आती हैं, तो वो उन्हें हमें सिखाना ही है, उसके बाद ही हम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इनमें महिलाएँ आपके साथ बहुत सारी ऐसी भी होंगी ना प्रभा जो जिन्होंने कभी कैलकुलेशन नहीं किया होगा, जिनको ये नहीं पता होगा कि शायद ₹500 में से अगर ₹30 दे दिया तो कितना रुपया बचेगा। तो वो बेसिक कैसे सिखाते हो? ख़ासकर एक उम्र के बाद कई बार लगता है कि शायद वो सीखने के प्रति एक रिजिडिटी होती है। तो वो आप लोग क्या प्रयास करते हो कि महिलाएँ जो है बेसिक चीज़ों को सीख पाएँ, ख़ासकर वो महिलाएँ जो बिल्कुल भी साक्षर नहीं हैं? बिल्कुल, देखिए ये इसमें थोड़ा चैलेंज तो होता है, बार-बार उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, बहुत एग्ज़ाम्पल से सिखाना पड़ता है और रही बात पैसों के लेन-देन की, तो मुझे लगता है कि मैंने मेरी माँ को देखा है, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी लेकिन कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर लेती थी वो। अगर उनके पास ₹500 हैं, तो उनको कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कितने बचेंगे। तो मुझे ऐसा अभी तक ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा सिखाने की ज़रूरत है, बहुत रेयरली कोई आपको ऐसा मिले जिसको सीखने में थोड़ा वक़्त लगता है। लेकिन महिलाएँ जो है ना जल्दी से सीखने में सीख लेती हैं और ऐसी कोई दिक्कत मुझे फ़ेस नहीं करनी पड़ी अभी तक। अच्छा, कई बार कुछ महिलाओं को ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो हम लोग बार-बार फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स करते हैं और हमारे जो एनिमेटर्स हैं फ़ील्ड में, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनको बार-बार मीटिंग लेने के लिए मीटिंग के बाद वो उनको सिखाते हैं कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे कैलकुलेशंस करने हैं। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सारी महिलाएँ तो लिटरेट नहीं है, लेकिन उनमें से जो लिटरेट होती है, उनको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप हमारे ग्रुप को अपने ग्रुप जो भी आपका ग्रुप है, उसको सिखाएँ, बार-बार सिखाएँ। और गवर्नमेंट की तरफ से हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स, डिजिटल लेन-देन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू उस पे फ़ोकस करते हैं। और इसके अलावा एक आपने कहा कि आप महिलाओं को जो है स्किल और डेवलपमेंट पे भी काम करते हो। तो आपका जी। कैसा अनुभव रहा है प्रभा कि कोई भी स्किल को महिलाएँ कितनी जल्दी सीख लेती हैं? जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले आपका देख रहा था एक प्रोग्राम का कुछ फ़ॉलो कर रहा था आपको, तो देखा कि आप लोग कुछ पेंटिंग करवा रहे थे ठेला गाड़ी के ऊपर और मैंने देखा बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी कई सारी आदिवासी चीज़ों को भी वहाँ पे पेंट किया जा रहा था, जो कला है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये ठेला गाड़ी महिलाओं को दी गई होंगी ताकि ये अपना इस पे बिज़नेस छोटा-मोटा बिज़नेस कर पाएँ। तो ये जैसे बिज़नेस के भी हुनर होते हैं या फिर कोई कला है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएँ उसको किस तरीके से सीख पाती हैं? कितनी जल्दी उसको सीख पाती हैं? देखिए मुझे लगता है कि महिलाएँ चीज़ों को जल्दी कैच कर लेती हैं और बहुत सारे हुनर उनमें होते हैं, बशर्ते हमें उनको अ, थोड़ा-सा ढालना पड़ता है कि किस तरह से वो उसको प्रमोट कर लें और वो आगे बढ़ने लग जाएँ। तो क्या होता है कि जब ये जो ठेला गाड़ी का जो हमारा कार्यक्रम था, हमारा पर्पज़ है इंदौर को स्वच्छ रखना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर है और हमारा उद्देश्य रहता है कि छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम क्या करें कि अ, शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। तो क्या हुआ कि एक कार्यक्रम हमने किया था, जहाँ पर महिलाओं को ठेला गाड़ी देने के साथ-साथ में शहर सुंदर दिखे और उनकी ठेला गाड़ी भी सुंदर दिखे, लोग आकर्षित हों, उनसे सामान खरीदें। इसका पर्पज़ यही है कि उनको आगे बढ़ाना, उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करना,
और एक हॉकर्स कॉर्नर में उनको स्पेशली प्लेस प्रोवाइड करना, वित्तीय सहायता के माध्यम से उनको आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारा ये पर्पस था। तो ये तो है कि महिलाएं सीख लेती जल्दी, बशर्ते उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए और मोटिवेट किया जाए, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहना है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है महिलाओं के आगे बढ़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो कुछ चैलेंजेस आते हैं महिलाओं को सिखाने में प्रभा, या आसानी से सीख लेती है महिलाएँ? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ सामाजिक कारण होते हैं, जैसे मैं किसी महिला को सिखाना चाह रही हूँ, वो उसको मोटिवेट भी कर लिया है मैंने, लेकिन फिर वो अपने घर गई और उसके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें क्या करना है सीख के, तुम तो घर में बच्चों को संभालिए, काम कीजिए। फिर वो दूसरे दिन आई कि अब वो डायरेक्टली तो नहीं बताएगी अपने परिवार के बारे में कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसे कहा, पर उसके चेहरे पे वो चीजें हम समझ जाते हैं कि इस तरह की चीजें हैं। तो फिर हम काउंसलिंग करते हैं उनके परिवार को लेके भी कि अगर ये कुछ सीखते हैं तो इसमें आपके परिवार का फायदा है, आप ही का नाम होगा अगर कुछ अच्छा करती है। तो ये सारी चीजें, ये चैलेंज हम लोग फेस करते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये बोलने से कि नहीं आपको तो करना ही है, परिवार को छोड़ देना, इस तरह से काम नहीं होगा। पूरे परिवार को आपको लेके चलना पड़ेगा और उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि वो हस्बैंड भी एक दिन ऐसा हो कि उनको सपोर्ट करे, या उनके पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, लड़कियों को। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें बनाने की जरूरत है पूरी सोसाइटी में, क्योंकि हम सोसाइटी से किसी को अलग नहीं करना चाहते, पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रभा। प्रभा, अब हमारे पास थोड़ा कम समय है, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, और कि पढ़ाई जो है वो शिक्षा, वो कितनी मायने रखती है किसी भी लड़की, किसी भी महिला को आगे बढ़ने में आपके हिसाब से? वो चाहे जैसे कि आपने कहा देखिए, ना, चैलेंजेस फेस किए आपने, तो उन चैलेंजेस को फेस करने में पढ़ाई भी एक अहम भूमिका निभाती है या फिर नहीं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आज जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और शिक्षा की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा शिक्षा में आगे भी आ रहे हैं। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति नहीं है अगर, और उसके पास टैलेंट भी है, तो उसको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो मेरा बस यही पर्पज रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप अपनी शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखें। और जिस दिन आप शिक्षित होंगे, समाज में, आपके परिवार में बेशक आपको महत्व दिया जाएगा और आपसे लोग प्रेरित भी होंगे। तो बस मेरा यही पर्पज रहता है कि जहां भी मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप, जो वंचित वर्ग भी कहते हैं हमें ये सुविधाएं नहीं मिली, ये सुविधाएं मिली, मैंने उनका कहा कि अब जो हो गया उसको आप भूल जाइए, लेकिन सिर्फ हर परिस्थिति में आप बच्चों को पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत अच्छा प्रभा। और ये बताइए कि जो अभी अ, लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जैसे आपने कहा कि कई सारे चैलेंजेस फेस किए, और वो है, चाहे वो आप पुरुष हो, महिला हो, अ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर चीज़ आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो यंग अ, लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, अ, वो आगे अगर बढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि तीन चीजें आपको जिंदगी में हमेशा अपने अंदर आत्मसात कर लेनी है। पहला तो है कि सकारात्मक रहें। सभी महान पुरुषों से भी आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, सकारात्मकता जो होती है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी आपके सामने एक पॉजिटिवनेस में बदल सकती है। तो सकारात्मक रहें और कोशिश करें कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेगा। आपको कोई भी बड़ी विपत्ति में भी सेल्फ मोटिवेशन जो है आपको सहयोग करेगा आगे बढ़ने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा को तो आप बिल्कुल प्रायोरिटी में रखें ही। इसके अलावा अपने जो साथ अपने समाज में जो है ना, कुछ प्रेरणा स्रोत बने अपने समाज के लिए। तो वो सारी चीजें जो रहेंगी जिंदगी में, तो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते जाएंगे। बहुत अच्छा प्रभा, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे आज बात करके मुझे लगा कि एक
बहुत मजबूत लड़की के साथ मेरी बातचीत हो रही है, जो बहुत ही पॉज़िटिव है, बहुत ही सकारात्मक है और ये बहुत ज़रूरी भी है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं, हम उससे घबरा जाते हैं। मुझे लगता है जो आपसे सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने की है कि परिस्थितियों का सामना करिए और उनसे आगे निकलिए, उनको हराते हुए। और उसके लिए जो आपने कहा कि बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है पॉज़िटिव और सकारात्मक सोच का रखना। तो मैं चाहूँगा कि और जितनी भी लड़कियाँ, महिलाएँ या इवन पुरुष या लड़के भी जो देख रहे होंगे, वो आपसे सीख लेंगे कि कैसे पॉज़िटिव रहा जाए। कैसे जो है निडर होकर आगे बढ़ा जाए और परिस्थितियों का सामना किया जाए, ना कि उनसे घबराया जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभा और मुझे पूरी उम्मीद है अभी आप आगे और भी आगे बढ़ेंगी और बहुत सारे लोगों को आप जो है इंस्पायर करेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात मैं करके। एक बात और कहना चाहती हूँ सर लास्ट में, कि अक्सर मैंने देखा है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर एक काम करने की जो क्षमता है, लेकिन एक इच्छा शक्ति वो काफ़ी कम लगती है मुझे। तो मेरा ये है कि आप ये जो युवाओं के लिए मेरा संदेश है, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी हो, आपको शुरुआती दौर में जो भी काम मिलता है, आप शुरू करें। क्योंकि आप अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आप कहीं भी पहुँचने वाले नहीं हैं। तो बेसिक से शुरू कीजिए, आप ज़ीरो से शुरू कीजिए, आपको जहाँ भी एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है, आपको करना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान में एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए। अरे बहुत ज़रूरी बिकॉज़ शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपके पास कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। और ये मैं भी कई बार जो ये लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको यही कहता हूँ कि शुरू तो करिए। हम सोचते बहुत हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे अ, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम मैं आपसे बातचीत करूँ और हम इस इंटरव्यू को करें आपके साथ। अभी हम सोचते रहते हैं अच्छा अभी नहीं 1 हफ्ते बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं और मेरे दिमाग में आया मैंने आपको फिर लिखा और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है शुरुआत करना, स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है और चैलेंजेस मेरे होंगे दिमाग आप में भी इस तरह का जी, मेरे दिमाग में भी इस तरह का कल आया था कि मैं एक पल के लिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। मैंने सोचा आपको मना कर दूँ, बोल दूँ नेक्स्ट संडे कर लीजिएगा। क्योंकि चूँकि एक कार्यक्रम भी था, आज टंटिया मामा बलिदान दिवस है। हाँ, तो हाँ, मेरी ड्यूटी भी उसमें जस्ट लगी है, मैं रहूँगी उस कार्यक्रम में अभी। तो होता है कई बार, लेकिन फिर मैंने एक पल के लिए सोचा नहीं, अभी कर लेते हैं, बाद में भी करना ही है तो ये काम क्यों ना अभी कर लिया जाए। बिल्कुल। तो वही है कि हमें कर लेना चाहिए, विचार करें और वो काम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बहुत, बहुत ज़रूरी है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बहुत ही पॉज़िटिविटी चारों तरफ फैल गई है और मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएँ जो हैं आपसे इंस्पायर होंगी और अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। थैंक यू सर।